ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वापस से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो अभी है ना, एक आरजी हम लोग क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। तो आरजी हमारा बन गया होगा टेस्ट के नाम से। अब इस आरजी के अंदर दो रिसोर्स ग्रुप हम दो स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दो स्टोरेज हम अकाउंट क्रिएट करेंगे इस आरजी के अंदर में। तो फटाक से यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं आरजी टेस्ट। स्टोरेज अकाउंट का नाम है SOURCE, सोर्स। सोर्स 420 बनेगा। सेंट्रल इंडिया, और इसको स्टैंडर्ड रखते हैं सेम। कुछ भी बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली नाम रख रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेशन में पास हो गया है। और ये तब तक ये बन रहा है, तब तक ये काम करते हैं। एक और बना लेते हैं फटाफट, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट। उसी आरजी के अंदर टेस्ट के अंदर ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये हो गया डेस्टी, स्मॉल में लेता हूँ, डेस्टी 420 नॉर्मस। ठीक है, सेंट्रल इंडिया स्टैंडर्ड, ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बन गया है, एक स्टोरेज अकाउंट बन गया है। ठीक है, चलो दूसरा तब तक बन रहा है, वेट कर लेते हैं। सोर्स बन गया है। सोर्स बन गया है, डेस्टिनेशन अभी नहीं है ना। कहाँ गया, मैंने कुछ गड़बड़ करी है मेरी। डेस्टी 420। अच्छा, मैंने रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करके करने के बाद ना क्रिएट नहीं किया उसको। उसका वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक हटा दिया था ना शायद। ओके, चलो ये बन रहा है। तो तब तक, जब तक ये बन रहा है, तब एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, आगे भी पढ़ना है, तो डेटा फैक्ट्री भी क्रिएट कर ही लेते हैं, है ना। तो क्रिएट करते हैं यहाँ से, रिसोर्स ग्रुप टेस्ट ही लेते हैं। ठीक है, नेम टेस्ट फैक्ट्री आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट US कुछ भी ले लो इसके अंदर से, क्या रिसोर्स रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, सीधा सिंपल क्रिएट। जब तक ये बन रही है, तब तक एक काम करते हैं, स्टोरेज अकाउंट के अंदर, इन दोनों स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक एक ग्लोब स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर से डेटा हम दूसरे वाले कंटेनर के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो कंटेनर का नाम लेते हैं, सोर्स ही लिख लेते हैं, सोर्स। ठीक है, क्रिएट किया मैंने। ठीक है, सोर्स में से डेटा उठाएंगे और इसके अंदर एक जेसन फाइल भी रख ही लेते हैं ना। ठीक है, तब तक डेस्टिनेशन के अंदर भी मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। इस कंटेनर से उस कंटेनर के अंदर डेटा डालेंगे। इसका नाम लिख दिया मैंने डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। तो सोर्स के अंदर अभी मैं सोर्स के अंदर एक फ़ाइल रख लेते हैं। तो फाइल एक आरजी का जेसन ले लेता हूँ ना। सोर्स पे जाता हूँ, टेस्ट वाला उठा लेते हैं, जेसन। और जेसन को मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल A, कंट्रोल C। ठीक है, और ये था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो था ये। इसको डेस्कटॉप पे सेव
सोर्स में जाते हैं, सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे कंटेनर्स में जाते हैं, कंटेनर में जाने के बाद सोर्स पे जाते हैं, सोर्स में जाने के बाद यहाँ से वो टेस्ट फाइल को अपलोड मार देते हैं, जो कि हमारी डाउनलोड्स के अंदर न्यू फाइल ये वाली, ठीक है, अपलोड कर देते हैं। ये हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गई, इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर हमारा कुछ इस हिसाब से चीज़ है, ठीक है। वर्जन स्नैपशॉट एडिट वगैरह कुछ नहीं करना अभी इस पर कुछ भी सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे। तो अभी सोर्स के अंदर ध्यान रखना, टेस्ट के अंदर सोर्स 420 के अंदर हमने एक कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर का डेटा जाना चाहिए कहाँ पे, डेस्टिनेशन वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी टेस्ट फैक्ट्री पे चले, टेस्ट फैक्ट्री पे करते हैं लॉन्च स्टूडियो, ठीक है। हमने स्टूडियो लॉन्च कर दिए, आज कंप्लीट हो जाना चाहिए ये, अगर कुछ इशू नहीं आए तो इंजेस्ट करते हैं, हाँ कॉपी करना है, एक ही बार चलाना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, सोर्स हम करते हैं ब्लॉक स्टोरेज से, ठीक है। और कनेक्शन अभी हमारे पास कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं न्यू कनेक्शन। अब न्यू कनेक्शन ये बोल रहा है भाई जो नया कनेक्शन बना रहे हो उसका नाम ये है, ठीक है। तो अभी हम यही नाम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सोर्स वाले का नाम सेलेक्ट कर देते हैं जहाँ से हमको डेटा उठाना है, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन करोगे तो यहाँ से आपका वैलिडेशन पास आएगा, ठीक है। देखो कनेक्शन सक्सेसफुल, तो हमारा कनेक्शन बढ़िया बन गया। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा कनेक्शन बन गया है। इसको करते हैं नेक्स्ट, प्लीज़ इनपुट टोर फोल्डर, ओके। तो इस पर अब इस पाथ में से उसको बताना है कि इसके अंदर डेटा कहाँ से लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक कंटेनर बनाया हुआ था, कंटेनर के अंदर मेरी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी फाइल अभी हम एक कर रहे हैं, तो इसको है ना हम स्टोरेज इसको भी दे सकते हैं, खाली इतने को है ना, कि हमारे इस पूरे फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा है वो चला जाए। तो अभी हम टेक्स्ट खाली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये बोल रहा है कि ठीक है, तो डिटेक्ट फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट कर देते हैं, इसको ऑटोमेटिक उठा लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से एज़्योर स्टोरेज पे कनेक्शन। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, एक सेकंड कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको कर देता हूँ एडिट, यहाँ से एडिट नहीं करना, कैंसिल करना इसको हम करेंगे क्लोज, यहाँ से बनाएंगे न्यू कनेक्शन। तो यहाँ से हमारा एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। अभी हम ब्लॉक स्टोरेज ले रहे हैं, तो यहाँ से हम करेंगे सिंपली एज़्योर सब्सक्रिप्शन। रखना कहाँ पे है, तो डेस्टिनेशन वाले में रखना है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट कनेक्शन करोगे तो चेक कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन होना चाहिए इन दोनों का, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है भाई, क्रिएट हो गया। अब ये बोल रहा है कि पाथ कहाँ रखना है, तो इस पर भी हम पाथ सेट कर देते हैं, डेस्टिनेशन फोल्डर के नाम से पाथ हमने बनाया था। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली इस फोल्डर को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इतना है, इसके अंदर कोई भी हम बिहेवियर वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर रहे, तो सिंपली नेक्स्ट, इसके अंदर भी कुछ नहीं चेंज कर रहे, नेक्स्ट। उसके बाद रिव्यू, इसको रिव्यू वगैरह करना है तो रिव्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद में डेप्लॉयमेंट हो जाएगा, प्रोसेस वगैरह देखो यहाँ पर, ठीक है भाई। ये डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया है हमारा। अभी हम करते हैं इसका फिनिश करने के बाद हमारा टेस्ट फैक्ट्री के नाम से जो था रिसोर्स ग्रुप्स पे जाता है, टेस्ट के अंदर हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, डेस्टिनेशन के अंदर कंटेनर के अंदर हमारा एक फ़ाइल आ गई, ठीक है। तो
देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन के अंदर हमारी वही फाइल आ गई जो हमारे अंदर उसके अंदर थी। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से सारा का सारा डेटा कॉपी कर सकते हो बाई सिलेक्टेड, डोंट सिलेक्टिंग बाई वन टू वन। ठीक है, मतलब एक एक करके आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टोरेज अकाउंट से डायरेक्ट उसका पूरा का पूरा डेटा आप कॉपी मार सकते हो इसकी हेल्प से, डेटा फैक्ट्री की हेल्प से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देखें। हाँ, अब पूछिए। अमित जी, ये तो आपने बता दिया ना ऐसे ऐसे करना है, फिर हम लोग करना होगा तो भूल जाएंगे या तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसके वीडियो लिए वो जो वीडियो आईओ पे बनाते हो ना आप, उसमें ऐसा करके जैसे पहले बनाते थे ना, उसमें प्री रिक्वेस्ट ये होना चाहिए पहले, उसके बाद स्टेप 1 में ये क्रिएट करना है, ओके उसके बाद ओके, मैं ये समझ गया, मैं सोर्स समझ गया, डेस्टिनेशन बनाना है। मैं समझ ओके। गया। एक काम करते हैं अभी, है ना, पर यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ। ठीक है, एज्योर डेटा फैक्टोरी। ठीक है, अब एज्योर डेटा फैक्ट्री डेफिनेशन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करता है। तो बेसिकली ये करता है कि एक स्टोरेज अकाउंट से, ठीक है, कॉपी करता है डेटा दूसरे स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, अभी हमने खाली स्टोरेज अकाउंट का काम किया, बहुत सारी चीज़ें पे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम खाली इस पे करते हैं। तो एक स्टोरेज अकाउंट से स्टोरेज अकाउंट वन से लेके जाएगा डेटा, कहाँ लेके जाएगा, स्टोरेज अकाउंट टू पे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई मुझे इस स्टोरेज अकाउंट का डेटा हमको दूसरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर कॉपी करना है, क्योंकि इस स्टोरेज का अकाउंट का जो हमने ब्लॉब स्टोरेज बनाया था उसका फाइल हमने गलती से कम दे दिया था, और इसका डेटा हम रख रहे हैं यूएस के अंदर भी। तो हम क्या करेंगे कि इस स्टोरेज अकाउंट का पूरा डेटा हमको कॉपी करने की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी यूएस के अंदर भी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया अच्छा, इसके ये लिए, अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है और सेम पे भी? हो सकता है सेम लोकेशन पे, अलग अलग पे भी हो सकता है। जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे डिफरेंट लोकेशन हाँ। सेट करने का ऑप्शन आता है ना। ठीक है, तो आप करके देखना है इसको, मतलब। ठीक है, अभी मैंने खाली एक आरजी में ही किया है, तो आप मल्टीपल आरजी के थ्रू भी इसको कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आरजी के अंदर, मतलब ये वाला स्टोरेज एक अलग आरजी में होगा, ये वाला स्टोरेज अलग आरजी में होगा। ठीक है, तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमको डेटा करना था कॉपी यहाँ पे, है ना। ठीक है भाई, तो उसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आई थी हमारी, तो कि अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, प्री रिक्विजिट इस पे देख लेते हैं। स्पेलिंग आई थिंक ठीक ही होगा, पता नहीं। तो प्री रिक्विजिट सबसे पहले तो भाई आपके पास आरजी होगा, है ना, आरजी मतलब रिसोर्स ग्रुप। ये सेम भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, ये एक इस आरजी के, इस स्टोरेज अकाउंट के लिए अलग आरजी हो सकता है, इस स्टोरेज अकाउंट के लिए अलग आरजी हो सकता है। ठीक है, डेस्टिनेशन सेम हो सकती है। ठीक है, इस ये आरजी हो सकता है कि एक लोकेशन पे हो, ये वाला आरजी हो सकता है डिफरेंट लोकेशन पे। ये ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि डिफरेंट आरजी कैन बी कम्युनिकेट ईच अदर। ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके हैं। दूसरा हमारा रिक्विजिट आता है कि भाई सेकंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, दो मिनिमम, है ना, मिनिमम हम लिख देते हैं टू स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, टू स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। चलो बढ़िया। उसके बाद दो स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए,
कौन कौन से होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डाल देता हूँ आगे ना। दो स्टोरेज अकाउंट कौन कौन से होना चाहिए। पहला होना चाहिए सोर्स, जहाँ से आप डेटा लेके जाओगे, सोर्स वाला, ठीक है। और फिर दूसरा होगा आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। सेकंड होगा डेस्टिनेशन वाला, ठीक है। तो डेस्टिनेशन वाला में आपको पता ही है कि भाई यहाँ से डेटा इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो स्टोरेज अकाउंट होने चाहिए। अब इन दो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको डेटा कॉपी करना है। ये पार्ट नंबर 3 आ गया कि भाई दो क्रिएट ग्लोब, ठीक है, इन बोथ बोथ स्टोरेज अकाउंट। अब एक इसको इनको कर लेना। इनको करने के बाद है ना, यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ठीक है। घूम के जाएगा, ठीक है। ये इतना बहुत है, ठीक है भाई। तीसरा आपका ये था कि तीसरे प्रेरिक्विजिट में क्या है कि ये दो स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद दोनों में एक एक ब्लॉक स्टोरेज बना लेना, ठीक है। अब एक में ब्लॉक स्टोरेज बनाने के बाद सोर्स वाले में क्या करना, सोर्स वाले में फाइल रख देना, ठीक है। सोर्स वाले में फाइल रख देना, ठीक है। फाइल जिसको आपको कॉपी मारना है, मल्टीपल फाइल भी हो सकती हैं। किस फॉर्मेट में होंगी आपको पता ही है। आपके पास आपके वो फॉर्मेट होगा, जेसन फॉर्मेट हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका कुछ भी एसक्यूएल का डेटाबेस का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो डेटा तो जेपीजी टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो सब नहीं होगा। हो सकता है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक। ठीक है। बट ये फाइल जो डेटा फैक्ट्री है ना, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारे फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है ना। तो वो देख लेना आप उसमें, क्योंकि मल्टीमीडिया का तो मना ही कर दिया था। मल्टीमीडिया तो आएगा ही अबे कौन नहीं। बजा रहा है तबला। अबे रहने दे भाई को, तू मत बोला कर। आवाज नहीं सही से आती है भाई आप। अबे वो जानबूझ के करता है, ठीक है। फोर्थ टाइप हमारा कर दो पॉइंट था, मैसेज। फोर्थ हमारा था क्रिएट ए डेटा फैक्ट्री, ठीक है। एज्योर डेटा फैक्ट्री, ठीक है। अब एज्योर डेटा फैक्ट्री हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम फिर कनेक्शन क्रिएट करेंगे। पांचवा हमारा प्रीरिक्विजिट हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं बताऊँगा आपको, है ना। तो स्टेप्स आपको मैंने दिखा दिया, आप उसके से देख लेते। अरे ठीक है, इसी में हो जाएगा, अभी लिख रहे हैं। तो इसके अंदर अभी पांचवा है क्या है, उसके अंदर फिर हम एक रूल क्रिएट करेंगे या फिर या कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद छठा आपका जब ये बन जाएगा, जब ये आपका कंप्लीट बन जाएगा तो इसके अंदर से सारा डेटा इसके अंदर ऑलरेडी कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये एज्योर डेटा फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर आई थिंक किसी को कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए। रूल या कनेक्शन एज्योर डेटा फैक्ट्री में क्रिएट करेंगे ना। हाँ हाँ, मतलब रूल रूल बनाया ना हमने कि भाई कि यहाँ से इसका कनेक्ट सर्विस कनेक्शन बनाया, ये वाला रूल ना। मतलब हमने जब इंजेस्ट पे गए थे, फिर इंजेस्ट पे जाने के बाद हमने ये रूल बनाया ना, देखो ये पाइपलाइन बनाई हम लोगों ने, है ना। इसको बोल रहा हूँ भाई, ऐसे बना के क्रिएट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको एक छोटा एक काम करता हूँ, फ़ोटो खींच लेता हूँ इसका। ये आपको वहाँ पे दिखाने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। ये वाला काम करना है आपको, है ना।
को कोई डाउट हो इसके अंदर? अब करेंगे तब देखेंगे। करना पड़ेगा आपको, है ना? आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है भाई, इतना करके देखना। अब एक काम करते हैं, एक पांडे ने क्वेश्चन पूछा था आज से करीब करीब 2 या 3 दिन पहले। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? अवेलेबिलिटी जोन या अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? एक सेकंड। चलो, तो स्क्रीन विजिबल होगी ना सही से? तो ये हम बहुत बार पूछते हैं कि अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी, है ना? इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि उपस्थिति, है ना? कि भाई ये बंदा यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है सामने, है ना? और अगर मैं बोलूँ कि भाई इस बंदे को इस गोला के अंदर आना है, इस गोले के अंदर आना है, तो भाई क्या करेगा? ये यहाँ से उठ के जाएगा और इसके अंदर जाके बैठ जाएगा, है ना? फ्रंट बैक 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 बैक। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसे बैठ जाएगा, इसका मतलब कि ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे हुई? फिर इस गोले के अंदर हो गई, ये जबकि यहाँ पे था। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई ये बंदा यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दोनों जगह पे अवेलेबल हो गया, इसका मतलब इसकी इसकी अवेलेबिलिटी दोनों जगह पे हो गई। ठीक है, तो क्लाउड में भी यही एक चीज़ होती है जिसके अंदर क्लाउड का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे जिसकी वजह से क्लाउड सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, वो होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि भाई जब भी मेरा कोई भी इंस्टेंस बने या फिर मैं उसको यूज़ करूँ तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई इंस्टेंसेस में कुछ भी इशू आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई अब अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी किस किस वजह से ये ख़त्म हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा शक्तिमान था, ये किस किस वजह से ये मर सकता है। ठीक है, तो इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म से, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये हमारा अगर एक स्टोरेज अकाउंट है या फिर एक हमारी वर्चुअल मशीन है, तो ये किन किन कारणों से हमारा नहीं, स्टोरेज नहीं, कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं। अगर हमारा ये कंप्यूटर किन किन कारणों से यहाँ पे ख़राब हो सकता है या ख़त्म हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो आप पॉसिबल रीज़न बताइए। कहीं सर्वर रूम में आग लग जाए। सर्वर रूम में आग लग गई, सर्वर रूम में आग लग गई, मतलब कि क्या हुआ? सर्वर रूम में आग लगने का मतलब बताओ ना। नेटवर्क ख़राब हो सकता है। सेकंड आता है अपना पार्ट ख़राब हो सकता है, हार्डवेयर ख़राब हो सकता है ना? जैसे कि आग लगने की वजह से हार्डवेयर ख़राब हो गया। ठीक है, थर्ड पे क्या आता है? बाढ़ आ गया।
बस गया। बाढ़ आ गया। थर्ड पे आ मतलब गया हमारा नेचर 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 डिजास्टर। ठीक है, जैसे कि फायर। ठीक है, या फिर बाढ़, फ्लड, या फिर क्या हो गया, अर्थक्वेक। ठीक है, या युद्ध शुरू हो गया। या फिर भाई और क्या हो सकता है, मतलब मैनी मोर है ना, अर्थक्वेक। आजकल तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान ना। से पाकिस्तान युद्ध युद्ध। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है हमारा ओएस। ओएस करप्ट हो गया। ओएस ओएस। ठीक है, करप्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे भाई। अर्थक्वेक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओएस इशू लिख देता हूँ। पांचवा हो गया कि भाई क्या पता उसके अंदर विंडोज़ अपडेट चल रहा हो, है ना। ये तो सबसे बड़ा इशू होता है कि भाई अपडेट हुआ आधा आधा घंटे तक चलते रहते हैं। इसके अलावा किसी को कोई और एग्जांपल सुनाई, समझ में आ रहा है। और हो गया। हाँ जी। वार वार। वॉर करें वॉर, वॉर अरे करें वॉर। वोर आ गया ना, इसके अंदर आ गया। नेचर डिजास्टर के अंदर आ गया, या फिर लिख भी सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आजकल तो वार भी लिखना ज़रूरी होता है, सबके पंगे चल रहे हैं अपने अपने। और बताइए, किसी ने बम गिरा दिया हो बताइए, है ना। सोचो सोचो, कंप्यूटर मतलब अनअवेलेबल कब हो सकता है, मतलब कब उसमें इशू हो सकता है। क्या पता चूहे ने तार खराब कर दी हो, वार का इशू हो गया, या फिर पावर की वजह से तो हो सकता है ना। लाइट ही चली गई। हार्डवेयर, हार्डवेयर ही चोरी हो जाए। हाँ, वो हार्डवेयर डाल दिया ना, हार्डवेयर से रिलेटेड तो सब कुछ आ जा सकता है। पावर की वजह से भी तो हो सकता है ना भाई। आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारा ये चीज़ें आती हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। नेटवर्क हो गया, पता चले हम रात में सो रहे हैं और रात में वहाँ पे कोई चूहा तार काट के भग गया, नेटवर्क का तार है ना, लैन केबल। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। हार्डवेयर में क्या हो गया, हार्डवेयर ही ख़राब हो गया, मदरबोर्ड ही भुग गया। क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए भाई। जब तक नया हार्डवेयर नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। चलो फ्लड आ गया, एक जगह पे बिहार में हमारा सर्वर रखा हुआ था, वहाँ पे फ्लड आ गया। अब क्या करें भाई, अब वहाँ पे कोई ठीक करने भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 2 मंजिल तक पानी भरा हुआ है और हमारा डेटा सेंटर बेसमेंट में था। ठीक है, और ओएस इशू बाढ़ हो तो गया। दिल्ली में भी आता हाँ, मतलब बाढ़ कहीं भी आ सकता है ना। ओएस इशू हो गया कि भाई चलते चलते ओएस ही करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क बैठ गई, है ना। और क्या हो गया कि 2 घंटे से उसमें विंडो का अपडेट ही चल रहा है, तो भाई इस वजह से एक्सेस नहीं हो रहा, माइक्रोसॉफ्ट ने लेके बैठा हुआ उसको, है ना। उसके बाद भाई वार का इशू है कि भाई इसराइल ने हमास के ऊपर बम फेंक दिया, या फिर भाई हमारी और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, तो उस केस में भी इशू हो सकता है ना। पता चले वो ड्रोन हमारे ही सर्वर के ऊपर आके जाए, लैंड कर गया हो, है ना, उसमें दुनिया जहान छोड़ के हमारा ही सिस्टम मिला। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है जैसे पावर इशू, भाई कि उस एरिया की, उस जगह की पावर ही कट हो गई, है ना। हमारा जनरेटर था वो भी ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही लेके चलते हैं। तो इस केस में
हम क्या करेंगे इस केस में, क्लाउड बोलता है कि भाई आप इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए हमारे पास है ना, हम इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हमारे पास ना दो ऑप्शन है। इसमें से क्या है कि भाई अवेलेबिलिटी जोन आप ले लीजिए या फिर अवेलेबिलिटी सेट ले लीजिए। ठीक है, मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, इनको हम आज हम खाली अवेलेबिलिटी सेट के बारे में पढ़ेंगे, कल फिर हम अवेलेबिलिटी जोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी के अंदर होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काम करता है डेटा सेंटर बेस पे, मतलब एक रैक के ऊपर काम करता है। डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर का इमेज उठा के लाते हैं ना। अच्छा, ये एज्योर ग्लोबल डेटा सेंटर वाला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, उसको देखा है क्या? उसको देखना भाई, मज़ा आएगा उसके अंदर जाना। ठीक है, पेस्ट हियर, शक्तिमान क्यों आ रहा है? कॉपी इमेज, पेस्ट इमेज हमारी। ओके, अच्छा वो दूसरी फॉर्मेट में होगा, सेव कर देते हैं इसको। हाँ, ये WEP में नहीं आता है, जेपीजी उठाते हैं, कोई जेपीजी 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 ये आएगा, जेपीजी है सेव। हाँ, ये आ जाएगा, इसको कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब शक्तिमान आ रहा है, चलो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से जाके इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आ तो हम यहाँ से डालेंगे। ठीक है, ये होता है अपना डेटा सेंटर, अवेलेबिलिटी सेट, डेटा सेंटर। अच्छा, ये लिंक दे रहा हूँ भाई, इसके बारे में जरूर पढ़ना, जाके देखना वहाँ पे क्या होता है। डेटा सेंटर, अच्छा इस पे जाओगे ना, ग्लोब, इस पे ये वाला जरूर देखना जाके, ये वाला है ना। छोटा कैसे हो जाता हूँ, ठीक है भाई, ये वाले साइट पे जाना, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। इसके बारे में तो देखो, ऐसे करके देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, है ना। तो अपना ये इंडिया है, तो यहाँ पे किसी भी जाओगे तो यहाँ पे इसको है ना, आप इसको टेक ए टूर करना, तो इसमें आप वर्चुअल डेटा सेंटर के अंदर जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे घूम के है ना डेटा सेंटर के अंदर आपको फिजिकली पता चलेगा कि डेटा सेंटर के अंदर होता क्या क्या है। देखो ये ऐसे आ जाएगा डेटा सेंटर आपका, एंट्री करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एंट्री करोगे तो आप एंटर कर जाओगे डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है, ये आपकी लॉबी आ जाएगी, ये कुछ AI वगैरह है, एक्सप्लोर करना लॉबी को, ऐसे माउस को ऐसे करोगे तो आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ऐसे करना, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, यहाँ पे चेयर वगैरह पे आप बैठे होगे। ठीक है, ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आप रिसेप्शन वगैरह पे जाके इसका
पर देख सकते हो। तो यहाँ से आप जाओगे अंदर ऑपरेशन रूम के अंदर, ऑपरेशन रूम के अंदर यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे देखो दिखेगा आपको ये मॉनिटरिंग वगैरह कर रही है लोग, है ना। तो यहाँ से हमको इसमें नहीं जाना, हम सीधा चलते हैं मैकेनिकल एरिया में। ठीक है, ये मैकेनिकल एरिया आपका आ गया, ये आप बाहर आ गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं सर्वर रूम के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हमारा, अब इसको थोड़ा सा आगे ऐसे माउस के साथ स्क्रॉल करते रहोगे ना तो आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके चारों तरफ आपका डेटा सेंटर है ना। तो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो देखो चारों तरफ घूम पाओगे, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये जो लगे हुए हैं ना यहाँ पे ये डब्बे, ये रैक है। एक सर्वर के अंदर बहुत सारे, एक डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और एक सर्वर के अंदर मल्टीपल रैक हो सकती है। ठीक है, तो ये देख लेना इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, मज़ा आएगा आपको, लिंक मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पे। तो अवेलेबिलिटी सेट जो काम करता है इस रैक के ऊपर काम करता है। मतलब यहाँ पे जो एक रैक बनी हुई है ना, ये एक बड़ी सी रैक, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं, तो इस पूरी रैक के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये पूरा डेटा सेंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक रैक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। ये एक रैक के ऊपर काम करता है, ना कि डेटा सेंटर के ऊपर। हो सकता है कि ये वाला रैक ख़राब हो जाए और आपने वर्चुअल मशीन या फिर आपने इसका इसी का आपने रेप्लिका बना रखा हो इसके नीचे वाले इसमें, तो ये अगर पूरी ख़राब हो गई तो क्या ख़राब हो गया, ये पूरी मशीन ख़राब हो गई ना। तो अवेलेबिलिटी सेट आपका काम ही नहीं करेगा, है ना। इसी वजह से फिर क्या मार्केट में आया था, अवेलेबिलिटी जोन आया था। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी सेट में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस रैक के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी वर्चुअल मशीन की रिडेंडेंसी सेट करेंगे। ठीक है, कि भाई इसके अंदर अगर मेरा एक हार्डवेयर अगर ख़राब हो जाता है तो उसका आप मेरे को एक दूसरा हार्डवेयर प्रोवाइड करा दो। ठीक है, उसकी वजह से अगर मेरा एक हार्डवेयर की पावर में या नेटवर्क में कुछ भी इशू आ जाता है तो मेरा कम से कम दूसरा हार्डवेयर चलता रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, अब ये कितने तरह का होता है, ये होता है 2 तरह का। अवेलेबिलिटी सेट होता है अपना 2 तरह का होता है। ठीक है, फॉल्ट डोमेन। ठीक है, और एक होता है अपना अपडेट। अबे तीर, सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अवेलेबिलिटी सेट हमारा होता है 2 तरह का होता है कि भाई फॉल्ट डोमेन। फॉल्ट डोमेन में बेसिकली क्या होता है, जो हमने अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी ना, इनमें से होता है कि जैसे हमारे नेटवर्क फॉल्ट हो गया, जैसे हार्डवेयर फेलियर हो गया, ठीक है, या फिर भाई पावर इशू हो गया, ये इन सारी चीज़ों में हमारा आता है फॉल्ट डोमेन, जिसके अंदर हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा आता है फॉल्ट डोमेन कि भाई पूरी मशीन ही ख़त्म हो गई, है ना, कि हम उस पूरी मशीन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो मशीन ही उसमें आग लग गई। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉल्ट डोमेन। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हार्डवेयर। ठीक है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हार्डवेयर इशू। ठीक है, और हार्डवेयर इशू। अब दूसरा वाला क्या आता है, दूसरा वाला आता है अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन मीन्स कि भाई जब आप यहाँ से इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप जब कोई भी मशीन या कुछ भी स्टोरेज वगैरह कोई भी रिसोर्स ग्रुप खरीदते हो तो उसको अपडेट, उसको मेंटेन, उसकी सिक्योरिटी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अप टू डेट रहें,
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अगर सपोज करो आपने माइक्रोसॉफ्ट की या फिर अज्योर की आपने आपने सैस सर्विस ले रखी है। सैस मतलब कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। खाली आप उसका खाली सॉफ्टवेयर की क्रेडेंशियल आपको मिल जाएंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर पाओगे। तो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसके अंदर गेम पबजी के लिए रखी है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर पबजी खेलते हो, ठीक है, एक सेकेंड, पबजी, PUB, लिखने का क्यों नहीं लिख रहा भाई? कीबोर्ड खराब हो गया क्या? तो लिख पा रहे हैं। COD कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको करता हूँ इमोजी, यहाँ पे जाता हूँ गिफ, यहाँ करता हूँ पेस्ट। अबे चलो, नहीं हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम खेलना है या फिर आपको गॉड ऑफ वार गेम खेलना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको अगर ये गेम खेलना है तो आप क्या करोगे? आपने क्या किया, आपने खाली एक गेम ले लिया। गेम लेने के बाद उस पर आपको सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी मिल गई। एक्सेसिबिलिटी मिलने के बाद आपने बोला कि भाई मैं खाली यहाँ पे उसको वो करूँगा, मैं खाली गेम खेलूँगा। आप इसके बाद आपको जो करना है सारी अपडेट्स वगैरह तो वो आप लेके आइए मेरे पास में, ठीक है। तो आप तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट जब भी क्या करता है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी करते हो, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स, विंडो अपडेट करना है ना, एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन या फिर OS या फिर सिक्योरिटी पैच, ठीक है। इसके अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? ये सब काम इसको अपडेट कौन करता है? इसको अपडेट करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगर आपने बोला कि भाई मुझे तो गेम खेलना है, इसके अंदर जो भी आपको अपडेट मारना आप अपडेट मारते रहिए इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये अपडेट इसके अंदर आएगा माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में। तो इस केस में आपको माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि भाई फॉल्ट जब अगर आपकी मशीन के अंदर कोई भी हार्डवेयर फेलियर आ जाता है तो मैं, है ना, उसका आपको एक टाइम पे 3 मशीनें दे सकता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है ये कि आप, है ना, अपनी वर्चुअल मशीनों के 3 रेप्लिका बना लो भाई, ठीक है। कितने बना सकते हो आप बना सकते हो 3, ठीक है। अब OS वाले में क्या बोलता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड से हैंडल होता है, ठीक है। तो इस केस में ये बोलता है कि भाई अगर आपके यहाँ पे कोई भी अपडेट डोमेन की वजह से कुछ इशू आता है तो आप इसके अंदर एक रेप्लिका बना लो मेरी साइड से। मैं आपको फ्रॉम मैं अपने आप से आपको इस चीज़ की सिक्योरिटी देता हूँ कि आप इसमें मल्टीपल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट हमको क्या देता है, माइक्रोसॉफ्ट हमको देता है 20 रेप्लिका, ठीक है। ये देता है 20, ठीक है, 20 अपडेट डोमेन्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैक्सिमम
मैक्सिमम 20 होता है, मिनिमम आपका 5 होता है, ठीक है, कि आप 5 दे सकते हो। इसके अंदर अभी किसी को कोई डाउट? अवेलेबिलिटी सेट यूज काम होता है एक रैक के ऊपर, एक लोकेशन के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। एक डेटा सेंटर के लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अवेलेबिलिटी सेट, चलो वो लिख दूंगा मैं उसके अंदर, डेफिनेशन उसके अंदर लिख दूंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ये 20 डोमेन्स अपडेट डोमेन देता है। अब जैसे पांडे ने पूछा कि भाई मेरे पास है ना 18 वर्चुअल मशीनें हैं और वो 10 अपडेट डोमेन के अंदर आती हैं, तो 10 अपडेट डोमेन के अंदर हम क्या करेंगे उसको एक, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी हो गई, ये मेरा हो गया फ्रंट एंड, ठीक है, और ये मेरा हो गया एसक्यूएल, ये एक मेरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब एक और हो गया, उसके बाद एक और, ठीक है भाई। चलो अब इसको आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसकी, और फ्रंट बैक बैक बैक, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ग्रीन, इसको कर देते हैं, ये इसको कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ये मेरा एक सर्वर हो गया, ये और ये एक एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये मेरा फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड का डेटा मेरा स्टोर हो रहा है एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल 1 के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इसका रेप्लिकेशन कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और इसका रेप्लिकेशन कर दिया इसके अंदर। मतलब कि ये मेरी एक एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 1, इस एप्लीकेशन का मैंने सेम टू सेम कॉपी मार दिया इसके अंदर, ठीक है। और ये टोटल मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक अपडेट हो गया। एक सेकेंड, इसको सेग्रीगेट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ये एक सेग्रीगेशन हो गया मेरा कि भाई ये दो वर्चुअल मशीनें थी जो मेरी एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब इसका मैंने एक बैकअप बना दिया, फ्रंट एंड टू फ्रंट बैकअप टू, ठीक है। और ये मेरा अलग अलग रैक में है, ठीक है, मेरा ये एक अलग रैक में है, ये मेरा अलग रैक में है। तो हार्डवेयर के इसमें क्या आता है कि अगर मेरा खाली फ्रंट एंड इशू करता है, ठीक है, अगर मेरा ये खाली ये वर्चुअल मशीन इशू करती है तो मेरा ये वर्चुअल मशीन यूज़ हो जाएगा और ये एसक्यूएल मेरा चलता रहेगा, ठीक है। बट अगर इन अपडेट डोमेन के अंदर क्या होगा कि अगर ये मेरा यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी अपडेट होता है इन दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर, तो ये पूरा बैठ जाएगा और इन दोनों में से काम करेंगे, फिर ये वाला अपडेट यूज़ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पांडे ने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर हम हमारी जो 18 वर्चुअल मशीनें थी वो हमने यूज़ कर रखी थी 10 के अंदर, ठीक है। तो अगर 10 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, तो 8 जोन ऐसे होंगे जिसके अंदर दो वर्चुअल मशीनें बनेंगी और 4 ऐसे होंगे जिसके अंदर हमारी सिंगल मशीनें यूज़ होंगी। तो मैक्सिमम एक टाइम पे कितनी यूज़ होंगी अपडेट के बाद में, तो
तो भाई अपडेट एक बार में एक ही मशीन उस पर अपडेट डोमेन पे करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ताकि आपकी मैक्स टू मैक्स हाई अवेलेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब इस सारे केस को क्या बोलते हैं, इस सारे केस का SLA होता है, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलता है कि भाई आप इस चीज़ की क्या गारंटी देते हो हमको कि भाई ये चीज़ मेरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, इसको आप कुछ ना कुछ तो आप बताना पड़ेगा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट उस केस में क्या बोलता है कि सर हम आपको है ना अलग अलग इंस्टेंस के हिसाब से आपको SLA प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। SLA का मतलब होता है कि हम इसकी गारंटी देते हैं कि ये चीज़ आपकी इतनी टाइम एंड ड्यूरेशन के बाद आपकी सही हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा, सबसे जो क्रिटिकल, सबसे जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। सबसे हाई स्टोरेज अकाउंट का SLA होता है, इसका SLA होता है मेरे भाई 99.9999, आई थिंक इतना ही कुछ होता है। एक सेकेंड, SLA देख लेते हैं, SLA देख लेते हैं एक बार, SLA इन एज्योर, ठीक है। अब ये आ गया टाइम, ये आ गया, हाँ ठीक है। ऐसे करते हैं कॉपी और चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्टोरेज अकाउंट का होता है, ठीक है। आपकी वर्चुअल मशीन का होता है 99.95 होता है, ठीक है, ठीक है। वर्चुअल मशीन का ये लोग है ना 99.95 तक रखते हैं, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स इतना होगा और मिनिमम इतना होगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, देखो अज्योर लोड बैलेंसर, अज्योर स्टोरेज अकाउंट, इसमें होता है 99.9, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट में हमने पढ़ा क्योंकि भाई हम अपना सारा जो डेटा होता है, ठीक है, सारा जो डेटा इसी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। SQL डेटाबेस हो गया, क्योंकि कंपनीज का जो डिपेंडेंसी होती है वो इनके ऊपर होती है, ठीक है। डेटाबेसिस के ऊपर हो गया, स्टोरेज के ऊपर हो गया, जहाँ से आप यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को फैच कर पाते हो, ठीक है। लोड बैलेंसर हो गया, लोड बैलेंसर क्या होता है इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट एक बार मैं बता देता हूँ। लोड बैलेंसर बेसिकली क्या होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन एक अगर ख़राब हो जाती है तो इसका डेटा को वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसके ऊपर। सारे यूज़र जो फ्रंट एंड इस वाले पे यूज़ कर रहे थे वो सारे के सारे यूज़र फिर इसको ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएंगे इस वाले स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, इस वाले फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि ये हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज़ कर रखा था, ठीक है। तो लोड बैलेंसर एक, लोड बैलेंसर देखो दो केस में यूज़ होता है। पहला होता है कि अगर आपका कुछ फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में, या फिर दूसरा केस तब आता है कि अगर आपके पास यूज़र्स या फिर आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेरीज मल्टीपल हो गई, तो उस केस में भी आप अपने जो आपके पास जो लोड आ रहा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा आज का अवेलेबिलिटी सेट। अगर इसके अंदर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दे रहा हूँ।